आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विनोदनी मन ही मन सोचने लगी, बात क्या है? मान हुआ है या नाराजी है या भय है? मुझे दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं, मैं इसमें जाकर रहेंगे। देखूं कितने दिन रहते हैं। किंतु विनोदनी के भीतर ही एक तरह का शांत भाव उपस्थित हुआ। महेंद्र को वो प्रतिदिन नाना जालों में फंसाती और नाना बाणों से घायल करती रहती थी। उसका वो काम मानो इधर से उधर करवट लेने लगा। इस घर से उसका सारा नशा ही जाता रहा। महेंद्र वर्जित आशा उसके लिए नितांत स्वादहीन हो गई। आशा के प्रति महेंद्र का लाड़ प्यार, खातिर जतन विनोदनी के प्रणय वंचित चित्त को सर्वदा ही आलोड़ित करता रहता था, और वो आलोड़न विनोदनी की विरहिणी की कल्पना को जो वेदना में जागरूक बनाए रखता था, उसमें उग्र उत्तेजना जो थी। जिस महेंद्र ने विनोदनी को उसके संपूर्ण जीवन की सार्थकता से भ्रष्ट कर दिया है, जिस महेंद्र ने उस जैसे स्त्री रत्न की उपेक्षा करके आशा सरीखी क्षीण बुद्धि दीन प्रकृति बालिका को वरण किया है, उससे विनोदनी प्रेम करे या विद्वेष करे, उसे कठोर दंड दे या अपना हृदय अर्पण कर दे, विनोदनी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही है। महेंद्र ने उसके मन में एक तरह की ज्वाला सुलगा दी है। वो ज्वाला प्रेम की है या डाह की, या दोनों का सम्मिश्रण है। विनोदनी से कुछ निर्णय करते नहीं बनता। वो मन ही मन तीव्र हंसी हंसकर कहती है, किसी नारी की क्या मुझ जैसी ऐसी दशा हुई है? मैं मरना चाहती हूं या मारना, इतना भी ना समझ सकी। किंतु चाहे किसी भी कारण से हो, दग्ध होने के लिए हो या दग्ध करने के लिए, महेंद्र की उसे सख्त जरूरत है। आखिर वो अपने विष के बुझे अग्निबाण इस संसार में कहाँ चलावे। जल्दी जल्दी सांस लेते हुए वो मन ही मन कहने लगी, वो जाएगा कहाँ? उसे लौटना ही पड़ेगा। मेरा है वो। शीघ्र ही महेंद्र को अपने छात्रावास में परिचित हस्ताक्षरों की लिखी एक चिट्ठी मिली। दिन के कोलाहल और भीड़ भब्बड़ में उसने चिट्ठी नहीं खोली, छाती के पास जेब में रख ली। कॉलेज में लेक्चर सुनते सुनते और अस्पताल में घूमते घूमते अकस्मात एक एक बार उसे याद उठती रही कि प्यार की एक चिड़िया उसकी छाती में नीड़ बनाकर सो रही है। उसे जगाते ही उसका संपूर्ण कोमल कूजन उसके कानों में ध्वनित हो उठेगा। संध्या के समय महेंद्र अपने निर्जन कमरे में लैंप के उजाले में कुर्सी पर आराम से बैठ गया। जेब में से अपनी देह से तप्त चिट्ठी निकाल ली। बहुत देर तक चिट्ठी न खोलकर लिफाफे के ऊपर का पता देखता रहा। वो जानता है कि चिट्ठी में ज्यादा कुछ नहीं है, और इसकी कोई संभावना भी नहीं थी कि आशा अपने मन के भावों को ठीक तरह से व्यक्त कर सकेगी। केवल उसकी कच्ची लिखावट और टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में उसके मन की बातों की कल्पना कर लेनी होगी। आशा के हाथ के कच्चे अक्षरों में बड़े जतन से लिखे हुए अपने नाम को पढ़कर महेंद्र को अपने नाम के साथ मानो एक रागनी सुनाई दी, जो साध्वी नारी हृदय के अति निभृत बैकुंठ लोक से आता हुआ निर्मल प्रेम का संगीत था। इस 2-1 दिन के विच्छेद में महेंद्र के मन से दीर्घ मिलन का संपूर्ण अवसाद दूर होकर सरला वधु की नवीन प्रेम से उद्भासित सुख स्मृति फिर से उज्ज्वल हो उठी। इधर अंत के दिनों में रोजमर्रा की घर गृहस्थी की त्रुटि विच्युतियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वो सब दूर हो गया, और अब केवल एक कार्यहीन कारणहीन विशुद्ध प्रेमानंद के आलोक में आशा की मानसी मूर्ति उसके हृदय में प्राण पाकर जाग उठी।
महेंद्र ने अत्यंत धीरे धीरे लिफाफा फाड़कर चिट्ठी निकाल ली और उसे वो अपने ललाट पर कपोलों पर फेरने लगा। किसी दिन महेंद्र ने जो एसेंस आशा को उपहार में दिया था, उसकी सुगंध उतावली दीर्घ निश्वास की तरह चिट्ठी के कागज में से निकलकर महेंद्र के हृदय में घुस गई। तह खोलकर उसने चिट्ठी पढ़ी, किंतु ये क्या, जैसी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं वैसी सीधी सादी भाषा तो नहीं है। कच्ची लिखावट है, किंतु बातें तो उससे मेल नहीं खाती। चिट्ठी में लिखा है, प्रियतम, जिसे भूलने के लिए तुम चले गए हो, इस चिट्ठी में उसकी याद क्यों दिलाऊं? जिस लता को तुमने तोड़कर फेंक दिया है, वो अब क्या मुंह लेकर किस बिरते के बूते से लिपट कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करे? क्यों नहीं वो मिट्टी के साथ मिट्टी होकर, धूल के साथ धूल बनकर धूल में समा गई? किंतु इतने से तुम्हारी क्या हानि होगी नाथ? क्षण भर के लिए याद आ भी गई तो क्या हुआ? मन में वो कितनी चोट पहुंचाएगी। और यहां तुम्हारी उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में चुभी रह गई, वो कांटा दिन भर रात भर सब काम में सब चिंता में, जहां भी चलती फिरती हूं, जिधर भी हिलती डुलती हूं, उसी तरफ मुझे चुभता रहता है। तुम जैसे भूल गए हो, मुझे भी भूलने का वैसा कोई उपाय बता दो ना। नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया था, वो क्या मेरा ही अपराध था? मैंने क्या स्वप्न में भी उतने सौभाग्य की आशा की थी? मैं कहाँ से आई मुझे कौन जानता था? मेरी तरफ अगर तुम आंख उठाकर न देखते, मुझे अगर तुम्हारे घर बिना वेतन की दासी होकर रहना पड़ता, तो क्या मैं तुम्हें कोई दोष दे सकती थी? तुम अपने आप ही न जाने मेरे कौन से गुण पर मुग्ध हो गए। प्रियतम, क्या देखकर तुमने मेरा इतना आदर बढ़ाया, इतना लाड़ किया? और आज यदि बिना मेघ के वज्रपात ही हुआ, तो उस वज्र ने केवल झुलसाकर ही क्यों छोड़ दिया? मेरे इस देह मन को बिल्कुल जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया? इन 2 ही दिनों में बहुत सहा, बहुत सोचा, किंतु एक बात समझ में नहीं आई कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस कदर घेरे हुए हूं? मुझे तुम अपने घर के किसी एक कोने में, अपने द्वार के बाहर डाल रखते, तब भी क्या मैं तुम्हारी नजरों में आती? अगर ये बात ठीक है तो तुम क्यों गए? मेरे लिए क्या कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था? मैं तो बहकर आई हूं, बहकर चली जाती। ये क्या चिट्ठी है? ये भाषा किसकी है? सो महेंद्र से छिपा न रहा। अकस्मात आहत मूर्छित की तरह महेंद्र इस चिट्ठी को पढ़कर स्तंभित रह गया। जिस लाइन पर उसका मन रेलगाड़ी की तरह पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, उस लाइन की विपरीत दिशा से एक धक्का खाकर उसका मन लाइन के बाहर जा पड़ा और उलट पुलट कर विकल होकर एक ढेर सा बनकर पड़ा रहा। बहुत देर सोचने के बाद फिर उसने 2-3 बार चिट्ठी पढ़ी। कुछ समय तक जो बात सुदूर आभास के समान थी, आज वो मानो प्रस्फुटित हो उठी। उसके जीवनाकाश में एक कोने में जो धूमकेतु छाया सा दिखाई पड़ रहा था, आज उसकी उद्यत विशाल पूंछ अग्निरेखा में दीप्यमान होकर दिखाई देने लगी। ये चिट्ठी विनोदनी की ही है। सरला आशा ने अपनी जानकर लिख दी है। जो बातें पहले उसने कभी सोची तक नहीं, विनोदनी के कहे अनुसार चिट्ठी लिखते समय वे बातें उसके मन में जाग उठने लगीं। नकल की हुई बातें बाहर से बद्धमूल होकर उसके लिए हार्दिक हो गई। जो नई वेदना उसके हृदय में पैदा हुई थी, इस तरह इतनी सुंदरता से आशा उसे हरगिज व्यक्त नहीं कर सकती थी। वो सोचने लगी थी, सखी मेरे मन की बात ऐसी अच्छी तरह समझ कैसे गई और कैसे वो इतनी अच्छी तरह प्रकट कर सकी? अपनी अंतरंग सखी को आशा ने मानो और भी आग्रह के साथ अपना लिया। कारण जो व्यथा उसके मन के भीतर है, उसकी भाषा है उसकी सखी के पास। वो इतनी ज्यादा निरूपाय है। महेंद्र कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ और भौहें चढ़ाकर विनोदनी पर क्रोध करने की भरसक कोशिश करने लगा, किंतु क्रोध आने लगा आशा पर। देखो तो सही, आशा की ये कैसी मूढ़ता है, पति के प्रति ये कैसा अत्याचार है। कहता हुआ वो कुर्सी पर बैठ गया और प्रमाण स्वरूप फिर चिट्ठी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते भीतर ही भीतर उसके हर्ष का संचार होने लगा। चिट्ठी को उसने आशा की ही चिट्ठी समझकर बार बार पढ़ने की कोशिश की, किंतु ये भाषा तो किसी भी तरह सरला आशा की याद नहीं दिलाती। 2-4 लाइन पढ़ते ही एक तरह का सुकोन्मादकारी संदेह
फेनिल मदरा की तरह उसके मन के चारों तरफ निकल निकल कर फैलने लगा। इस प्रच्छन्न किंतु व्यक्त, निषिद्ध किंतु निकटागत, विषाक्त किंतु मधुर, एक समय में उपरहत किंतु प्रत्यारहत प्रेम के आभास ने महेंद्र को पागल कर दिया। उसका जी चाहने लगा कि अपने हाथ पैर में कहीं एक जगह छुरी भोंक कर या और कुछ करके नशा छुड़ाकर मन को और किसी तरह विक्षिप्त कर दे। सहसा वो टेबिल पर जोर से मुक्का जमाकर उछल पड़ा और बोल उठा, हटाओ, चिट्ठी को जला डालो। और फिर वो चिट्ठी को लैंप के पास ले गया, पर जलाई नहीं। फिर एक बार उसे पढ़ने लगा। दूसरे दिन सवेरे नौकर को महेंद्र की टेबिल पर से कागज की बहुत सी राख झाड़नी पड़ी, किंतु वो आशा की चिट्ठी की राख नहीं थी। चिट्ठी के जवाब में की गई बहुत सी अधूरी कोशिशों को महेंद्र ने जलाकर खाक कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।